हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है बॉडी मूवमेंट, अर्थात हमारे शरीर में किस प्रकार की गति होती है और कैसे गति होती है। इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ पक्षियों के बारे में भी जानेंगे कि पक्षियों की गति कैसे होती है, तिलचट्टे की गति कैसे होती है, सांपों की गति कैसे होती है। इसके बारे में भी हम लोग इसमें कुछ जानने वाले हैं। और ये जो है वो कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी की पुस्तक आती है विज्ञान के लिए, उसी का अध्याय 5 है। इसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक था वो ये है कि शरीर में गति, अर्थात शरीर में गति क्या होती है। तो शरीर में गति को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि गति क्या होती है आखिर में। जब गति पता होगी तभी तो हम लोग पता कर पाएंगे कि शरीर में गति हो रही है कि नहीं हो रही है तो कैसी गति हो रही है। तो अगर गति की बात करें तो गति का मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु में समय के साथ में उसकी स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब कि वो वस्तु जो है वो गति कर रही है। जैसे कि पंखे को देखिए, पंखा अभी मान लीजिए कि बंद है, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो उसकी पत्तियां जो है वो अपना स्थिति परिवर्तित करने लग जाती हैं, अर्थात पंखा जो है वो अब गति करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से जो जानवर होते हैं ये भी अपनी गति करते हैं। जैसे कि कुछ जानवर होते हैं वो अपना चल करके गति करते हैं, कुछ दौड़ते हैं, कुछ टहलते हैं, कुछ उछलते हैं, कुछ जो है वो रेंगते हैं, और कुछ जानवर जो है वो तैर करके अपनी गति करते हैं। जैसे कि मछलियों की बात करें तो मछलियाँ कैसे गति करती हैं, तो वो तैरती हैं। सांप की बात करें तो सांप जो होते हैं वो रेंग करके अपनी गति करते हैं। अगर कंगारूज की हम लोग बात करें तो जो कंगारू होते हैं वो उछल उछल करके अपनी गति करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो जानवर हैं उन लोगों की अलग अलग अपनी प्रकार की जो है वो उनकी गतियाँ होती हैं। इसके अलावा हमारा जो शरीर है इसमें भी कुछ खास प्रकार की गतियाँ होती हैं। जैसे कि आप अपने हाथ को देखिए, हमारा हाथ जो है वो कंधे से यहाँ से जुड़ा हुआ है, और ये देखेंगे तो आगे पीछे दाएं ऊपर नीचे ये जो है वो गति कर पा रहा है। मतलब कि हम लोग चलने के अलावा भी हमारा शरीर जो है वो कुछ खास प्रकार की गति कर पा रहा है। आप अपने मुंडी को देखिए, ये शरीर से जुड़ा हुआ है और ये भी जो है वो दाएं बाएं आगे पीछे जो है वो गति कर पा रहा है। आप अपने पैर को देखिए, ये भी जो है वो घुटने से जुड़ा हुआ है और ये भी गति कर पा रहा है। अर्थात हमारे शरीर में भी जो है वो कुछ खास प्रकार की गतियाँ हो रही हैं। और ये गतियाँ कैसे होती हैं, तो ये गतियाँ जब ऐसे होती हैं जब शरीर के दो भिन्न भाग जो हैं वो आकर के आपस में जहाँ पर जुड़ते हैं वहीं से जो है वो गति होती है। और जो शरीर के दो भाग जहाँ पर आपस में आकर के जुड़ते हैं उसको संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको संधि कहा जाता है। और जो ये संधियाँ होती हैं यहीं से हमारा शरीर गति कर पाता है। जैसे आप यहाँ से कंधे से देखिए, तो कंधे से आप देखेंगे तो जो हमारा हाथ है वो जा करके कंधे पर जुड़ रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या हुई, तो यहाँ पर एक हमें संधि मिली और इसी संधि से जो है वो हमारा हाथ गति कर पा रहा है। वैसे ही ठीक आपका घुटना भी काम कर रहा है, वैसे ही आपकी मुंडी भी काम कर रही है। एक बार आप खुद ही इसको हिला करके देखने का प्रयास करें कि क्या यहाँ पर वास्तव में संधि है जहाँ से कि हम लोग गति कर पा रहे हैं। अच्छा, एक बात और आती है कि क्या जहाँ जहाँ पर भी संधि होती है वहाँ हर जगह से गति कर सकते हैं हम लोग? तो ऐसा नहीं है। कुछ ही संधियाँ होती हैं जहाँ से कि गति हो पाती हैं, कुछ संधियाँ ऐसी भी होती हैं जहाँ से कि गति नहीं हो पाती है। जैसे कि बात करें हम लोग, जैसे कि बात करें कि आप देखिए हमारा जो जबड़ा है, दांत वाला जो जबड़ा है, ऊपर भी दांत है और नीचे भी दांत है। तो जो नीचे वाला जबड़ा है इसको देखिए वो ओपन हो रहा है, हिल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन ऊपर वाले जबड़ों को देखिए, क्या ऊपर वाला जबड़ा गति कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। जो ऊपर वाला जबड़ा है वो ऊपर वाली जो हड्डी है उससे, माथे वाली जो हड्डी है उससे वो फिक्स है, वो तनिक भी नहीं हिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला ही जो है वो गति कर रहा है। लेकिन संधि तो है उसमें, जो ऊपर वाली हड्डी है और जो ऊपर वाला जबड़ा है उसके बीच में संधि तो है, लेकिन वो संधि जो है वो गति नहीं कर रही है। अर्थात यहाँ से हम लोगों ने दो चीज़ें सीखी। एक तो गति क्या होती है, गति का मतलब स्थिति में समय के साथ में परिवर्तन को गति कहते हैं। उसके बाद संधि क्या होती है, तो दो चीज़ों का आपस में आ करके जहाँ पर भी मिलती हैं दो चीज़ें, उसको उसका संधि कहा जाता है। और हमारे शरीर में जो संधियाँ हैं, क्या वो सारी की सारी संधियाँ गति करती हैं? तो नहीं। कुछ संधियाँ गति करती हैं और कुछ संधियाँ जो हैं वो गति नहीं करती हैं। अब कौन कौन सी संधि हमारे शरीर में है जो कि गति करती है, मूवमेंट का काम करती है, उन्हीं के बारे में हम लोगों को अब पढ़ना है।
तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली जो गति आती है, सबसे पहली जो संधि है वो है कंदुक खल्लिका संधि, जिसे कि अंग्रेजी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहा जाता है। ये होती कहाँ पर है? तो ये होती है कंधों वाले में, हमारा दोनों तरफ जो कंधे हैं इसमें ये संधि होती है, जिसका नाम है कंदुक खल्लिका संधि। ये होती है कैसे वो एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप अच्छे से इस पिक्चर को समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक बॉल है, जो हम लोग बैट गेना खेलते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, उसका मान लीजिए कि एक बॉल है। इसमें क्या करिए कि आप इसमें होल करिए और इसमें एक डंडी डाल दीजिए, इसको इसमें एक डंडी डाल दीजिए, और ये जो बॉल है इसको आप एक कटोरी में रखिए। क्या करिए, एक छोटी सी कटोरी लीजिए और उसमें रखिए। उसके बाद यूँ समझिए कि ये वाला जो है वो इसको अपना हाथ समझिए आप, और इसके बाद इसे हिलाने का प्रयास करिए। फिर देखिए कि ये किस किस प्रकार से गति कर रही है। ये आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ आप देखेंगे तो ये जो है वो चारों तरफ ऐसे ये गति कर पाने में ये सक्षम होगा। ठीक ऐसी ही संरचना जो है वो हमारे कंधे में भी होती है, जहाँ से कि हमारा हाथ जुड़ा हुआ है और यहाँ से हमारा हाथ जो है वो गति कर पाता है। ठीक इसी तरीके की जो संरचना होती है कंधे में, इसी को जो है वो कंदुक खल्लिका संधि कहा जाता है। यहाँ इस वाले पिक्चर को आप देखिए, यहाँ पर देखिए, यूँ समझिए कि ये वाला जो भाग है ये कटोरी का भाग है, और ये सफ़ेद वाला जो भाग दिख रहा है इसको आप यूँ समझिए कि ये जो है वो बॉल है जिससे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। और उसके बाद ये वाला जो भाग है यूँ समझिए कि इसको जो डंडी हमने बॉल में लगाया था वो ये वाला भाग है। तो सेम इसी तरीके की संरचना ये वाली भी बन जाती है, जिसे कि कंदुक खल्लिका संधि कहा जाता है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया उसमें सीटेट में कि ये जो कंदुक खल्लिका संधि है इसी से संबंधित कथन दिया था। उसमें पूछा था कि ये जो कंदुक खल्लिका संधि है ये आगे और पीछे गति कर सकती है क्या? आगे पीछे गति कर सकती है क्या? ये सही है या गलत है? तो ये जो कंदुक खल्लिका संधि है ये आगे पीछे गति नहीं कर सकती है, ये आगे पीछे गति नहीं कर सकती है, अर्थात ये जो सेंटेंस है वो गलत है। यहाँ से आप अपने हाथ को हिला करके देखिए, क्या ये जो हमारा हाथ है वो कंधे के भीतर चला जा रहा है और बाहर आ रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आगे पीछे नहीं हो सकता, चारों तरफ तो घूम सकता है, आप इसे गोलाई में घुमा सकते हैं, लेकिन ये आगे पीछे नहीं हो सकता है कंदुक खल्लिका संधि में। इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरी संधि आती है धुराग्र संधि। कौन सी है? धुराग्र संधि है, जिसे कि अंग्रेजी में पाइवोटल संधि कहा जाता है। ये होती है कहाँ पर? तो हमारा जो मुंडी है और यहाँ पर ये वाली जो हड्डी नीचे देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है बैकबोन। ये जो बैकबोन है इसके ऊपर ये जो हमारी मुंडी लगी हुई है और यहाँ से जो संधि बन रही है इसी को धुराग्र संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुराग्र संधि कहा जाता है। आप अपने मुंडी को घुमा करके देखिए ये किस तरफ की गति कर रहा है। ये चारों तरफ ऐसे गति कर रहा है, लेकिन क्या ये ऊपर नीचे की गति कर पा रहा है? तो बिल्कुल नहीं, ये ऊपर नीचे की ये भी गति नहीं करता है। ये कैसी गति करता है? तो ये जो है वो वृत्ताकार रूप से घूम सकता है, ये वृत्ताकार गति करता है। अच्छा, ऐसे आपको समझ में ना आए तो आप एक काम करिए, ये कैसी संधि होती है बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आप अपनी उंगली पर कोई भी थाली वाली या प्लेट जो है वो इसको स्थित करने का प्रयास करें। उसके बाद फिर उसको घुमा करके देखिए कि वो किस किस दिशा में हम उसे घुमा सकते हैं। क्या उसे दाएं बाएं हम लोग घुमा सकते हैं? क्या चारों तरफ घुमा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल घुमा सकते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी मुंडी जो हमारी मुंडी है ये भी ऐसे ही घूमती है, और इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को जो है वो धुराग्र संधि कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि धुराग्र संधि किन किन के बीच में होती है? तो धुराग्र संधि जो है वो गर्दन और सिर के बीच में होती है, ये धुराग्र संधि है। इसके बाद तीसरी संधि आती है हिंज संधि। कौन सी? हिंज संधि, जिसे कि अंग्रेजी में भी हिंज ही कहा जाता है। ये हिंज संधि कैसी होती है? तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप आपके घर में जो दरवाज़ा लगा हुआ है उसको जाइए एक बार के लिए देखिए, उसको एक बार खोलिए, आप खोलिए और बंद करिए। आप देखेंगे तो बाजू से दरवाज़ा जो है वो अलग है, लेकिन वहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो दरवाज़ा है वो बाजू से कुछ मशीनों के द्वारा जो है वो यहाँ पर लगा हुआ होता है, जिसे कि कब्जा कहा जाता है। और ये कब्जा क्या करता है? तो वो किवाड़ को खोलने और बंद होने में इसे सहायता करता है। क्या करता है? बंद होने में और खुलने में किवाड़ को सहायता करता है, जिसे कि कब्जा कहा जाता है। ठीक इस कब्जे की ही तरह जो है वो हिंज संधि होती है।
ठीक इसी कब्जे की तरह होती है हिंज संधि। इसके उदाहरण की बात करें कि ये हिंज संधि कहाँ पर होती है, तो आप अपनी कोहनी को देखिए, कोहनी से देखिए, जो हाथ है जो कोहनी से जुड़ा हुआ है वो ठीक दरवाजे की ही तरह खुल रहा है और बंद हो रहा है। एक बार दरवाजे को खोल करके बंद करके देखिए, फिर एक बार अपनी कोहनी को आगे पीछे करके देखिए, क्या दोनों की गति सेम हो रही है? हाँ, बिल्कुल सेम हो रही है। मतलब कि जो हिंज संधि होती है वो कैसी होती है? जो हिंज संधि होती है वो कब्जे की तरह होती है। किस तरीके की होती है? कब्जे की तरह होती है। अगर उदाहरण की बात करें कि कहाँ कहाँ पर ये हिंज संधि पाई जाती है, इसको देखिए, हिंज संधि आपके घुटने में है। कहाँ पर? तो घुटने में हिंज संधि। इसके अलावा कहाँ पर है? इसके अलावा कोहनी में देखिए, जो कोहनी है यहाँ पर आपकी हिंज संधि है। इसके अलावा देखिए कहाँ पर है, तो कमर है, आपने कमर को देखिए, यहाँ पर भी हिंज संधि है। ये भी आगे पीछे दरवाजे की तरह हो सकता है। इसके अलावा आप खुद ही जांचने का प्रयास करें कि कहाँ पर हमारे शरीर में हिंज संधि पाई जाती है। इसके बाद जो अगली संधि है ये अचल संधि है, या इसी को जो अंग्रेजी में फिक्स्ड संधि कहा जाता है। ये फिक्स्ड संधि क्या होती है? तो ऐसी संधियाँ जहाँ से कि हमारा शरीर गति नहीं कर सकता है, उसी संधि को अचल संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचल संधि। इसके उदाहरण की बात करें तो हमारा जो ऊपरी जबड़ा है यहाँ पर अचल संधि पाई जाती है। इसके अलावा हमारी जो खोपड़ी है ये भी बहुत सारी हड्डियों से मिलकर के बनी है। ये भी कैसी है? तो ये भी जो है वो सारी की सारी अचल संधियाँ हैं, ये भी गति नहीं करती हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है मानव कंकाल का, कि मानव कंकाल होता क्या है। तो हमारा जो शरीर है ये बना हुआ कैसे है? तो हमारे शरीर में कुछ हड्डियां हैं और कुछ मांस हैं जो कि आपस में जुड़ करके ये हमारा शरीर बनाती हैं। तो जो हड्डियों का व्यवस्थित ढांचा होता है, जो हड्डियों का ढांचा होता है हमारे शरीर में, उसी को जो है वो मानव कंकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को मानव कंकाल कहा जाता है। अर्थात मानव के शरीर में अस्थियों का जो व्यवस्थित ढांचा होता है उसी को मानव कंकाल कहा जाता है। यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की अगर चमड़ी निकाल दी जाए, केवल और केवल हड्डियाँ छोड़ी जाएं, तो वो व्यक्ति जो है वो इसी तरीके का दिखने वाला है। सिर्फ और सिर्फ हड्डी का एक ढांचा दिखेगा, और इसी को जो है वो मानव कंकाल कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी हड्डियाँ जो है वो आपको इस कंकाल में दिख रही हैं, और ये जहाँ जहाँ पर हड्डियाँ जुड़ रही हैं, इन सारे के सारे जोड़ को क्या कहा जाता है? तो इन सारे के सारे जोड़ को जो है वो संधि कहा जाता है। संधियाँ कितने प्रकार की हैं? तो दो प्रकार की, एक अचल संधि होती है और एक अचल संधि होती है। अचल का मतलब कि वहाँ से हिलता बिल्कुल भी नहीं है, और चल संधि का मतलब कि वहाँ से मूवमेंट हो सकती है। और कई सारे संधियों के बारे में हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, तो आप इसमें फाइंड करने का प्रयास करिएगा कि ये जो कोहनी है, ये जो कंधा है, ये जो सिर है, इसमें कौन कौन सी संधि पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं मानव कंकाल की। तो जो मानव कंकाल है इसका पता कैसे लगाया जा सकता है? तो मानव कंकाल का पता लगाने के लिए, हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं इसके बारे में पता लगाने के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? एक्सरे का किया जाता है। जैसे सपोज करिए आपने देखा ही होगा अगल बगल में कि किसी का जब हड्डी में कहीं पर भी फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर के द्वारा उसका जो है एक्सरे का चित्र बनवाया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि कहाँ पर हड्डी में जो है वो फ्रैक्चर आया है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जितनी भी हड्डियाँ हैं उसकी जांच किस प्रकार से होती है? तो उसकी जांच जो है वो एक्सरे के माध्यम से होती है। इसके अलावा आप अपने हाथ की हड्डी को देखिए। हमारा जो हाथ है वो बहुत ही कोमल है, मुलायम है। आप देखेंगे तो जिधर से मोड़ेंगे उधर से मुड़ जा रहा है। ये ऐसा क्यों होता है? तो ये जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बना होता है हमारा हाथ, इसीलिए ये बहुत ही मुलायम होता है। और जिन हड्डियों से मिलकर के हमारा हाथ बना होता है उसे कार्पेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे जो है वो कार्पेल कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि मानव जो कंकाल है, मानव कंकाल किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है? तो मानव कंकाल में आप यूँ समझिए कि वो हड्डियों से, संधियों से और उपास्थियों से मिलकर के बना होता है। किस किस चीज़ से? तो अस्थियों से, संधियों से और उपास्थियों से मिलकर के मानव कंकाल हमारा बना होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पसली पिंजर का, रिब्स केज का, कि रिब्स केज क्या होता है। तो सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। यहाँ क्या, ये वाला देखिए, ये वाला जो ऊपर वाली हड्डी जो आपको दिख रही है, ये जो ऊपर वाली हड्डी दिख रही है, इसको कहा जाता है चेस्ट बोन। क्या कहा जाता है?
इसको कहा जाता है चेस्ट बोन कहा जाता है। इसके बाद जो पीछे वाली ये जो गोल गोल हड्डी आपको दिख रही है, इसको कहा जाता है बैक बोन। क्या कहा जाता है? इसको बैक बोन कहा जाता है। और यहाँ से आप देखिए, ये जो चेस्ट बोन है और पीछे वाली जो बैक बोन है, ये दोनों जो है वो आपस में इन घुमावदार हड्डियों के द्वारा जुड़ी हुई हैं। यहाँ से देखिए, ये घूमी घूमी कुछ हड्डियाँ सी हैं, इनके माध्यम से ये जुड़ी हुई हैं और ये जो है वो एक खोखले संरचना का निर्माण कर रही हैं, जिसे कि रेप्स केस कहा जाता है या पसली पिंजर कहा जाता है। यहाँ से देखिए, ये चेस्ट बोन है और ये बैक बोन है, और ये जो मुड़ी हुई हड्डियाँ हैं ना, ये जो मुड़ी हुई हड्डियाँ हैं, इन्हीं को पसली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं को जो है वो पसली कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या दोनों तरफ जो है वो 12-12 की होती है। कितने कितने की? 12-12 की होती है। इसको काउंट करके आप देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रही एक 12। ये जो है वो कितनी हड्डियां हैं? तो यहाँ पर 12-12 हैं, मतलब कि दोनों तरफ 12-12 होती हैं। अगर पूछे कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो पसलियों की कुल संख्या होती है 24। अगर पेयर में पूछे कि कितने पेयर्स होते हैं, तो 12 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं। अच्छा, ये जो पसली पिंजर होता है, इसका काम क्या होता है? तो जो पसली पिंजर्स है वो हमारे शरीर के कुछ कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं, जैसे कि हमारा हृदय है, हमारा फेफड़ा है, हमारा ट्रैकिया है। इन सब को ये जो है वो ये क्या करती है? तो ये सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है पसली। कौन करती है? तो ये पसली पिंजर इन्हें सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है मेरुदंड का, जिसे कि अंग्रेजी में बैक बोन कहा जाता है। ये होता क्या है? तो आप अपना हाथ जो है वो पीछे ले जाइए पीठ की तरफ, और पीठ के ठीक बिल्कुल बीच में रखिए। आप देखिए, आपको कुछ हड्डी का अनुभव होगा। यहाँ कमर से लेकर के पूरे गर्दन तक सिर्फ एक ही हड्डी आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि पतली सी कोई ऊपर से नीचे तक हड्डी जा रही है। इसी को जो है वो बैक बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक बोन कहा जाता है। लेकिन ये जो हड्डी होती है, बैक बोन जो होती है, जो मेरुदंड होता है, वह एक हड्डी से नहीं बना होता है, बल्कि ये जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर देखिए, एक ही तरह की कुछ संरचनाएं जो है वो हड्डियों की दिखेंगी, और ये सारी की सारी हड्डियाँ जो है वो आपस में जुड़ करके इस बैक बोन को तैयार करती हैं। अब देखिए, ये जो छोटी सी संरचना है हड्डी की, ये जो सबसे छोटी सी संरचना है, और सारी की सारी ऐसी हैं जिससे कि जुड़ करके बना है, ये एक जो छोटी सी संरचना है, इसी को कशेरुकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को जो है वो कशेरुकी या कशेरुका कहा जाता है, एक हड्डी को सिर्फ। और जब ये सारी की सारी हड्डियाँ मिल करके जब पूरी एक संरचना बना देती हैं, तो उसी को मेरुदंड या बैक बोन कहा जाता है। अच्छा, एक बैक बोन में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक बैक बोन में जो है वो कुल 33 हड्डियां होती हैं, जिन्हें कि कशेरुकी कहा जाता है। अर्थात मेरुदंड में कुल 33 कशेरुकी होती हैं। कितनी होती हैं? 33 कशेरुकी होती हैं। इसको आप याद रखिएगा। अगर बात करें कि ये कशेरुकी करता क्या है, तो ये जो है वो ये मेरुदंड जो है वो हमारे शरीर को स्थिर रखने का काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है। जो हमारी मुंडी है, इसको हमारे शरीर से जोड़ता है। इसके अलावा जो हमारा नीचे वाला भाग है, इसको भी जोड़ने का काम करता है ये मेरुदंड। इसके बाद जो अगला टॉपिक था वो था श्रोणि अस्थियां का, जिन्हें कि अंग्रेजी में पेल्विक बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेल्विक बोन कहा जाता है श्रोणि अस्थियों को। इसकी संरचना आप यहाँ पिक्चर में देखिए। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, और ये पाई कहाँ पर जाती है? तो हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है, जिससे के सहारे हम लोग बैठते हैं, वही हड्डी जो है उसे श्रोणि अस्थियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रोणि अस्थियां कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है हमारे शरीर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उनकी सुरक्षा करना। और ये अंग कौन कौन से हैं? तो ये अंग ऐसे होते हैं जो कि हमारे अमाशय से नीचे की तरफ होते हैं। जैसे कि बात करें कि किडनी है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन सारी की जो है वो सुरक्षा करने का काम कौन करता है? तो इसकी सुरक्षा का काम जो है वो पेल्विक बोन्स के द्वारा किया जाता है, जिन्हें कि हिंदी में श्रोणि अस्थियां कहा जाता है। इसके बाद आते हैं खोपड़ी की बात, कि जो मानव खोपड़ी होती है ये क्या होती है? तो ये जो मानव खोपड़ी होती है वो मानव के मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। क्या करती है? तो मानव के मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, और ये बहुत सारी छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर के बनी होती है।
अर्थात ये सिर्फ एक ही हड्डी नहीं होती, बल्कि ये जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनी होती हैं। और इनके बीच में जो संधि होती है वो संधि कैसी होती है, तो वो संधि जो होती है वो अचल संधि होती है, वो जो है वो फिक्स्ड संधि होती है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है मस्तिष्क को सुरक्षा देना। इसके बाद उपास्थियों की बात आती है कि उपास्थि क्या होती है, जिन्हें कि अंग्रेजी में कार्टिलेज कहा जाता है। तो कार्टिलेज हमारे शरीर का ऐसा भाग होता है जो कि हड्डियों की तरह होता है, लेकिन वो जो है वो हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता, बल्कि हड्डियों से जो है वो मुलायम होता है, जिसे कि कार्टिलेज कहा जाता है या इसे उपास्थि कहा जाता है। अगर उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण की बात करेंगे तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो आप अपने कान को छू करके देखिए, आपको कुछ हड्डी सा महसूस होगा कि इसमें कुछ कड़ी चीज़ है, लेकिन हड्डियों की तरह ये कड़ा महसूस नहीं होगा, बल्कि ये कुछ मुलायम आपको लगेगा। और ये जो मुलायम चीज़ होती है इसी को उपास्थि कहा जाता है, कार्टिलेज कहा जाता है। ये कान के अलावा और कहाँ पर पाई जाती हैं, तो हमारे शरीर में जितनी भी संधियाँ होती हैं उन सारी की सारी संधियों में कार्टिलेज पाया जाता है, उपास्थि पाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक था वो है पेशी। पेशी क्या होता है, जिसे कि अंग्रेजी में मसल्स कहा जाता है। तो अगर आपको मसल्स देखना है तो आप एक काम करिए, अपने आप मुट्ठी बांधिए और इस मुट्ठी को कंधे की तरफ ले जाने का प्रयास करिए। जैसे आप कंधे की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि जो ऊपर वाली आपकी भुजा है, वो भुजा जो है वो आपको कुछ यहाँ पर कड़ी हुई दिखाई देती है। ये कड़ी हो जाती है और ये फूल जाती है, फूल करके ऊपर की तरफ आ जाती है। यही जो भाग फूल करके ऊपर की तरफ आया है, यही पसली कहा जा यही जो है वो पेशी कहा जाता है। ये इसी को जो है वो अंग्रेजी में मसल्स कहा जाता है। ये जो मसल्स होती हैं इनका काम क्या होता है, तो जो मसल्स होती हैं ये मूवमेंट करवाने का काम करती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये अगर ये हाथ है हमारा, ये हाथ है जिसमें कि दो हड्डियाँ हैं। अगर हाथ को मोड़ना है तो इस वाली हड्डी को ऊपर ले जाना पड़ेगा, और ये ऊपर वाली हड्डी, ये हड्डी जो है वो ऊपर जाएगी कैसे, तो ये जाएगी इस मसल के माध्यम से। और एक जगह एक अस्थि को मूवमेंट करवाने के लिए हमें दो अस्थियों की आवश्यकता होती है। कितनी अस्थियों की? दो अस्थियों की आवश्यकता होती है। सपोज करिए कि हाथ को ऊपर ले जाना है हमें, तो क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ऊपर जो है वो मसल्स आपको दिखेगी और एक नीचे मसल्स जो दिखेगी। तो जब हाथ को ऊपर ले जाएंगे तो जो ऊपर वाली मसल्स है ये संकुचित हो जाएगी, ये जो है वो संकुचित होकर के छोटी हो जाएगी, और छोटी होकर के ये कठोर हो जाती है। क्या हो जाती है? छोटी होकर के कठोर हो जाती है, मोटी हो जाती है। लेकिन जो नीचे वाली पसली है ये फैल जाएगी। क्या होगी? ये फैल जाएगी। अर्थात दो पसलियां आपस में मिल करके एक संकुचित होती है और एक फैलती है, तब जा करके किसी भी अंग को ये जो है वो गति दे पाती हैं। और यही चीज़ें आपको यहाँ पर सारी की सारी लिखी हुई भी मिल जाएंगी। इसके अलावा मसल्स से आप एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो मसल्स होती है, जो पेशी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ खिंचाव का काम करती है, ये धक्का नहीं दे सकती है। और ये पॉइंट किस लिए लिखा गया, क्योंकि ये एक बार एग्ज़ाम में स्टेटमेंट देखने को मिला था कि पेशी जो है वो धक्का देने का काम करती है या नहीं। तो उसमें जो दिया था वो ऑप्शन जो है वो गलत था कि जो पेशी होती है वो धक्का नहीं देती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खिंचाव देती है, खिंचाव लेती है, उसके बाद फिर वो रिलैक्स हो जाती है। ये जो है वो पेशी का गुण होता है। ये तो हो गई हमारे शरीर की गतियों के बारे में कि हमारा शरीर किस प्रकार से गति करता है। इसके अलावा हम लोग कुछ जीवों के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि उन लोगों की गतियाँ किस प्रकार से होती हैं। और उसमें पहले नंबर पे आता है केंचुआ। केंचुए के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो अगर केंचुए को आप ध्यान से देखने का प्रयास करें तो केंचुए को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो केंचुआ है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ छल्ले जो हैं वो आपस में सटा करके रखे हुए हैं। इसी तरीके की संरचना आपको केंचुए की दिखाई देगी। और ये जो संरचना होती है इसमें हड्डियां बिल्कुल भी नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ पेशियां होती हैं, जिससे कि मिलकर के केंचुए का शरीर बना होता है। ये जो केंचुआ होता है वो गति कैसे करता है, तो ये जो छल्ले होते हैं, ये छल्ले नुमा उसमें शरीर में होते हैं, इसमें सूक होते हैं। क्या होते हैं? सूक होते हैं। और ये सूक कैसे होते हैं, तो ये जो है वो सुई की तरफ, बाल की तरफ बहुत ही छोटे छोटे इसके शरीर पर होते हैं। इसी के माध्यम से ये गति कर पाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जो केंचुआ अगर इसको गति करनी होगी तो ये क्या करेगा कि आगे वाला जो भाग है उसे फैलाएगा।
फैला करके फिर ये जो आगे वाला भाग है वो ले जा करके आगे रखेगा। आगे रखने के बाद इसमें जो सूख है नीचे नीचे, इसको ये ज़मीन में जो है वो धंसा देगा, मतलब कि ज़मीन में वो पकड़ बना लेगा। ज़मीन में पकड़ बनाने के बाद फिर जो नीचे जो पीछे वाला भाग है, इसे छोड़ देगा आसानी से। जब ये छोड़ेगा तो फिर ये जो है वो सिकुड़ करके आगे की तरफ चला जाएगा। फिर क्या करेगा, फिर पीछे वाला जो भाग है इसे ज़मीन में पकड़ेगा। उसके बाद फिर आगे वाले भाग को आगे बढ़ाएगा और आगे ऐसे ही पकड़ करके ऐसी तरीके से जो केंचुआ है वो गति करते हुए आगे चला जाता है। और यही चीज़ें जो हैं वो इसमें लिखी हुई हैं, इसे आप पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा जो केंचुआ होता है वो चलता जाता है और रास्ते में जो मिट्टी उसके सामने आती है उसी को वो खाता चला जाता है। और खाने के बाद इससे जो अनपचे पदार्थ निकलते हैं उसके शरीर से, वो मिट्टी जो निकलती है अनपचे, वो बहुत ही उपजाऊ हो जाती है, जो कि पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसीलिए जो केंचुआ होता है उसे किसान का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो केंचुए का शरीर होता है उस पर जो है वो चिकने पदार्थ होते हैं, जो है वो बहुत ही चिकने पदार्थ होते हैं, और उस पर सूल की तरह, बाल की तरह कुछ संरचनाएं होती हैं जिन्हें कि सूक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूक कहा जाता है। तो इसमें आपको कितने बात याद रखनी है कि जो केंचुए का शरीर होता है वो छल्लेनुमा होता है, उसमें चिकने पदार्थ होते हैं और उस पर जो बाल जैसी संरचना होती है उसे सूक कहा जाता है। और जो केंचुआ होता है उसे किसान का मित्र कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो जीव है वो है घोंघा। घोंघा क्या होता है? तो यहाँ आप पिक्चर में देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है घोंघा। इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर ये इस प्रकार से एक खोल बनी होती है, और ये जो खोल होती है इसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो खोल है इसको गति प्रदान करने में भी बिल्कुल भी सहायक नहीं होती है। ये जो खोल होता है इसे गति देने में कोई भी इसकी सहायता नहीं करता है, वह स्वतः ही चलता है। बस ये जो है वो इसके साथ आगे की तरफ इसे बढ़ता जाता है, और जब भी इसे खतरे की आशंका होती है ये इसी में घुस जाता है। ये जो आगे की तरफ वाला भाग देख रहे हैं ये इसका मुंडी है, और जो पीछे की तरफ वाला भाग जो देख रहे हैं ये इसकी पूँछ है। क्या है? इसकी पूँछ है। इसके बाद जो अगला जीव है वो है तिलचट्टा। क्या है? तिलचट्टा है, जिसको कि बहुत सारे लोगों ने देख रखा होगा। इसी के बारे में कुछ ही चीज़ें जाननी होती हैं। जो तिलचट्टा होता है वो ज़मीन पर चल भी सकता है, वो दीवार के ऊपर चढ़ भी सकता है, और ये जो है वो हवा में उड़ भी सकता है पक्षियों की तरह। ये चल भी सकता है, उड़ भी सकता है और दीवार पर चल भी सकता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके पैर कितने होते हैं? तो इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं। यहाँ से देखिए, एक पीछे वाला पैर, एक ये वाला पैर और ये एक आगे वाला। ऐसे ही 3 संरचनाएं इधर भी होती हैं, अर्थात इसमें 3 जोड़ी पैर होता है। कुल 6 पैर होते हैं तिलचट्टे के। इसके अलावा इसका जो बाह्य कंकाल जो है वो भिन्न एककों के परस्पर संधियों के द्वारा बना होता है। किसके द्वारा? इसका जो बाह्य कंकाल होता है वो परस्पर एकक संधियों के द्वारा बना होता है, और इसमें 2 जोड़ी पंखें होती हैं। कितनी होती हैं? 2 जोड़ी पंखें होती हैं जो इसे उड़ने में सहायता करती हैं। 2 इधर की तरफ होती हैं और 2 इधर की तरफ होती हैं, अर्थात पंखों की संख्या कुल 4 होती है, जो कि 2 जोड़ी आप कह सकते हैं कि इसमें 2 जोड़ी पंखों की संख्या होती है। और जो इसके पैर होते हैं, पैर देखेंगे तो आप, जो पीछे आगे वाले पैर होते हैं वो बहुत ही पतले पतले पैर होते हैं, सकरे पैर होते हैं, और जो पीछे वाले पैर होते हैं वो चौड़े पैर होते हैं। कैसे होते हैं? चौड़े पैर होते हैं। और इस पे इसका जो वक्ष होता है, जो वक्ष की पसलियाँ होती हैं वो तिलचट्टे को उड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। जो वक्ष की पसलियाँ होती हैं वो तिलचट्टे को उड़ने में, उसकी गति करने में उसकी सहायता करती हैं। इसके बाद जो अगला जीव है वो है पक्षी। पक्षियों के बारे में अब हम लोगों को अध्ययन करना है। तो जो पक्षी होते हैं वो अपनी गति कैसे करते हैं? तो पक्षी हवा में उड़ करके अपनी गति करते हैं। कुछ पक्षी जो होते हैं वो भूमि पर चल करके गति करते हैं। कुछ पक्षी जो होते हैं वो जल में तैर करके भी अपनी गति करते हैं। जैसे कि अगर बात करें, जो बत्तख होते हैं उनको आप देखिए तो वो हवा में उड़ते भी हैं, ज़मीन पर चलते भी हैं और पानी में तैरते भी हैं। इसी तरीके से बहुत सारे पक्षी जो हैं वो अपनी गति करते हैं। ये जो पक्षी होते हैं इनकी जो हड्डियां होती हैं उन हड्डियों में खाली जगह होता है, जिन्हें कि वायु प्रकोष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु प्रकोष्ठ कहा जाता है।
अर्थात जो पक्षियाँ होती हैं इनकी हड्डियों में वायु प्रकोष्ठ पाया जाता है, जिसकी वजह से ये उड़ने में सक्षम हो पाती हैं। क्योंकि जब वायु प्रकोष्ठ होगा, खाली होगा, तो हड्डियाँ हल्की होंगी और मजबूत भी होंगी। जब हल्की होंगी और मजबूत होंगी तो पक्षियों को ये उड़ने में सहायता प्रदान करेंगी। इसके अलावा जो पीछे वाले पैर होते हैं पक्षियों के, जो पीछे वाले पैर होते हैं वो चलने में सहायता इनको प्रदान करते हैं। और जो आगे वाले पैर होते हैं, जो पाद होते हैं, यही जो आगे वाले पैर होते हैं ये आगे चल करके ये पंख में तब्दील हो जाते हैं, जो कि इन्हें उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। अर्थात पीछे वाले जो पैर हैं इन्हें चलने में सहायता प्रदान करते हैं या तैरने में सहायता प्रदान करते हैं, और जो आगे वाले हैं वो इन्हें उड़ने में इनकी सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो आगे वाला भाग होता है इनकी अस्थियां रूपांतरित होकर के पक्षियों के पंख के रूप में बन जाती हैं, जिससे कि यही हमने अभी आपको बताया था। इसके बाद कंधे की अस्थियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक भी होती हैं। जो इनके वक्ष वाली जो हड्डियां होती हैं, जो अस्थियां होती हैं, ये उड़ने में इनकी सहायता प्रदान करती हैं। ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। बाकी सारी चीज़ें आपको मैंने इसमें बता दी है। इसके बाद जो अगला जीव आता है वो है मछली, जो कि पानी में रहती है। ये किस प्रकार से गति करती है, कैसी संरचना होती है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो मछलियों की बात करें तो मछलियाँ अपनी गति कैसे करती हैं, तो मछलियाँ अपनी गति जो है वो तैर करके करती हैं। कैसे? तैरने के माध्यम से करती हैं। इनके शरीर की संरचना कैसी होती है, तो इनका शरीर अगर आप देखेंगे तो आगे की तरफ पतली संरचना होती है, बीच में मोटी संरचना होती है और पीछे की तरफ फिर ये पतली संरचना हो जाती है और पीछे की तरफ इनका पूंछ भी होता है। इस तरीके की जो संरचना होती है, इसे धारा रेखीय संरचना कहा जाता है, या इसे जो है वो धारा रेखीय आकृति कहा जाता है। एग्जामिनर के द्वारा आपसे पूछा जाता है कि मछली की संरचना कैसी होती है, मछली के शरीर की बनावट कैसी होती है, तो मछली के शरीर की बनावट जो है वो धारा रेखीय होती है। कैसी होती है? धारा रेखीय होती है। इसी के आधार पर जो है वो जहाज़ों का भी निर्माण किया जाता है। किसका? जहाज़ों का भी इसी के आधार पर निर्माण किया जाता है, मछली के आकृति के ही आधार पर। अगर गति की बात करें कि जो मछलियाँ होती हैं ये गति कैसे करती हैं, तो सपोज़ करिए ये मछली है, अगर इसे इधर की तरफ जाना होगा तो ये क्या करेगी कि अपना मुख जो है वो इधर की तरफ करेगी, और जो पूँछ है उसे इसके विपरीत दिशा में करेगी। मतलब कि जिधर मुख होगा उसके विपरीत दिशा में ये पूँछ करेगी, तब जाकर के ये कहीं मुड़ पाएगी या आगे बढ़ पाएगी। इस तरीके से जो मछली होती है वो अपना गति करने का काम करती है, और वही सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर लिखी गई हैं। इस जो मछली होती है इसका शरीर जो है वो दृढ़ पेशियों से ढका हुआ होता है। इसके बीच में कंकाल होता है और उसके ऊपर जो है वो दृढ़ पेशियाँ बनी हुई होती हैं। इससे मछली का शरीर बना होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो अगला जीव है वो है सर्प, और अब हम लोग सर्प के बारे में कुछ जानेंगे कि ये गति कैसे करता है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो अगर सर्प की बात करें तो सर्प का जो मेरुदंड होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही लंबा होता है। ये मेरुदंड क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बैकबोन होता है मनुष्यों में उसी को मेरुदंड कहा जाता है हिंदी में, जो कि कमर से लेकर के सिर तक पूरा ऐसे आपने पीछे टच करके देखा होगा, अभी भी देख सकते हैं, वही मेरुदंड कहलाता है। ये मेरुदंड जो है वो सांपों में भी ऐसे ही होता है, और सांपों में ये बहुत ही लंबा होता है, जो कि छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बना होता है। किससे? छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बना होता है ये मेरुदंड। और यही मेरुदंड जो है वो इसकी चमड़ी को भी, इसकी पसलियों को भी पकड़ करके जकड़ करके रखता है, जिससे कि सांप का जो शरीर होता है उसकी संरचना होती है। और सांप जो देखेंगे वो कभी भी सीधी गति नहीं करता है, वो सीधी गति कर ही नहीं पाता है। वो जो है वो हमेशा जो है वो ऐसे वलय में जो है वो हमेशा आपको गति करते हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शरीर होता है उसका वो गति इसी तरीके से कर पाता है जब ये जो बलय है ये जो बलय हैं इसे आगे की तरफ ढकेलने का प्रयास करते हैं। जो बलय होते हैं वो इसके आगे की तरफ ढकेलने का प्रयास करते हैं, और इसी की वजह से जो सांप होता है वो गति कर पाता है। इसीलिए हमेशा जो सांप है वो वलय के रूप में चलता है, वो घूमते घूमते हुए चलता है। उसको अगर आप सीधे लेकर के जाएंगे तो वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी गति जो है वो इसी वलय पर ही डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स,
आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये अच्छी तरीके से आ गए हैं समझ में तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी ये वीडियो लगी कैसे आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी है आपकी, कोई शिकायत है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमेशा आपके लिए कमेंट बॉक्स खुले रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।